नमस्कार दोस्तों। देश के हालात इस समय अच्छे नहीं हैं। चारों ओर कोविड से त्राहिमाम मचा हुआ है। आप टीवी पर देख ही रहे होंगे। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लोग सड़कों पर कोलैप्स कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे कोविड में क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या लक्षण थे और मैंने होम केयर किस तरह से की। पिछले साल चीन से पहली बार ये रिपोर्ट आई कि कोविड इन्फेक्शन में 80% लोग जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। करीब 5% लोग जो होते हैं उन्हें सीरियस इलनेस होती है। और ये सीरियस इलनेस उन लोगों को ज्यादा होती है जिनके साथ में रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट डिजीजेज हैं, या किडनी डिजीजेज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं डायबिटिक हूं और इंसुलिन डिपेंडेंट हूं, इंसुलिन लेता हूं। पहली बार मुझे 12 अप्रैल को लक्षण महसूस हुए। 13 तारीख को मेरा ब्लड शुगर लेवल 377 और 14 को 400 था। उसके बाद 140 था अगले दिन। और उसके बाद मैंने दोनों टाइम मॉनिटरिंग की, लगभग कंट्रोल रहा है। पहले 2 दिन ब्लड शुगर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है कि मैं 9 से 10 हजार स्टेप्स पर डे चलता हूं, यानी कि करीब 4.5-5 किलोमीटर हो गया। और पहले 2 दिन मैं पूरी तरह से पलंग पर लेटा रहा, तो यह भी एक कारण हो सकता है मेरे ब्लड शुगर बढ़ने का। दूसरी वजह यह है कि जब कोई शरीर में इन्फेक्शन होता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यह भी एक कारण हो सकता है। तीसरी वजह स्ट्रेस हो सकती है। स्ट्रेस में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और इसकी वजह से भी ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। 12 अप्रैल शाम को मुझे लक्षण महसूस हुए। शरीर में बहुत ज्यादा राइगर थी, टूटन थी और हल्का बुखार था। पहले 2 दिन राइगर बहुत ज्यादा थी, शरीर में इतनी ज्यादा टूटन थी कि मेरा उठने को बिल्कुल मन नहीं किया। बुखार था, बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ही रहा, हाई ग्रेड फीवर नहीं था मुझे। 15 तारीख को जाके मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया। RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया। 15 तारीख को मैंने पहले 2 दिन की अपेक्षा थोड़ा अच्छा महसूस किया। राइगर थोड़ी कम हुई थी, शरीर में जो टूटन थी वो थोड़ी कम हुई थी। बुखार अभी भी था। हाँ, गले में जो खराश थी वो हो गई थी और हल्का सा जुकाम जैसा महसूस हुआ। कुछ लोगों को कपकपी के साथ बुखार आता है, लेकिन मुझे कपकपी जैसी तो नहीं थी, लेकिन हल्की सी सर्दी महसूस होती थी, जैसे रात को पंखा चलाने के बाद एक चादर ओढ़ने की जरूरत होती थी। कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे डायरिया और लूज मोशन। तो 3-4 दिन मुझे भी थोड़ा लूज मोशन जैसे रहे। मैं 24 घंटे में एक बार टॉयलेट जाता हूँ। 3-4 दिन मुझे 2 या 3 बार टॉयलेट जाना पड़ा। उसके बाद 22 अप्रैल तक, करीब 10 दिन तक मुझे वही राइगर यानी शरीर में टूटन और बुखार रहा। 23 तारीख को सुबह बहुत ज्यादा लेथर्जी हो रही थी, मुझे बहुत स्लीपीनेस हो रही थी। पिछले बार मुझे पता चल जाता था कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो इतना ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कभी हुआ नहीं। इस बार नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, मैं सुबह का सोया हुआ था और 5 बजे जब मुझे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उसके बाद मुझे पता चला। हाइपोग्लाइसीमिया इतना सीवियर था कि मैं उठ नहीं सकता था। किसी तरह मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया और मैं हाइपोग्लाइसीमिया से बाहर। कोविड की घर पर देखभाल करने के लिए जो सबसे जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है वो एक है थर्मामीटर और दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर से हम पता करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। तो पहले 3 दिन मेरा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 रहा। उसके बाद चौथे दिन मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 98-99 रहने लगा और उसके बाद कभी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरा कम नहीं हुआ। पहले 3 दिन जब 94 मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन था तो दिन में 3-4 बार मैं 2-3 मिनट तेज तेज चल के भी देख लेता था कि फंक्शनल स्टेज में ऑक्सीजन सैचुरेशन में मेंटेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं वो थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं, 2 से 3 से कदम भी पैदल चल लेंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि फंक्शनल कंडीशन में हमारे लंग्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब तक मैं सिम्टम्स फ्री नहीं हो गया तब तक ये टेस्ट अपने आप में ज़रूर करता रहा कि फंक्शनल स्टेज में मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो नहीं हो रहा है। तो अब जो इलाज की बात आती है तो इलाज के लिए एम्स और आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस तय की हैं मैंने उन्हें ही फॉलो किया। एम्स और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस में ये बताया है कि हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, बुखार होने पर पैरासीटामोल लेना चाहिए। तो मैंने 10 दिन लगातार पैरासीटामोल 500 mg सुबह शाम ली। मल्टीविटामिन में मैंने विकाडेक्सामिन सुबह शाम लिया। विकाडेक्सामिन में 11 विटामिन और 6 मिनरल्स होते हैं जिनमें आपका जिंक भी है। देखिए, एंटीबायोटिक को लेकर के पिछले साल 2 प्रोटोकॉल रहे। कुछ लोग डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर रहे थे, कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे थे। कुछ स्टडी बताती हैं कि कुछ इनकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन कई स्टडी कहती हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। तो कोविड के लिए कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैंने 3 दिन एंटीबायोटिक लिया एजिथ्रोमाइसिन। तो मेरा सोचना यह है कि 3 दिन मेरा गला भी खराब रहा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एजिथ्रोमाइसिन एक अच्छी एंटीबायोटिक है। बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांस रहते हैं, जिसे सुप्रा इन्फेक्शन कहते हैं। तो सुप्रा इन्फेक्शन को रोकने के लिए एजिथ्रोमाइसिन लेना मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। कई स्टडी में ऐसा बताया गया है कि एजिथ्रोमाइसिन इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर का मतलब ये है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी बनने में वो हेल्प कर सकता है। तीसरा लॉजिक ये है कि एजिथ्रोमाइसिन लेने का कोई नुकसान नहीं है अनटिल अनलेस आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, जैसे कि आप हाइपर सेंसिटिव में रिएक्शन हो जाता है या फिर लिवर डिजीज है तो उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन नहीं दे सकते। इसके अलावा और उसका कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हम रूटीन में यूज करते हैं, जो सर्दी बुखार है इन सब में यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने 3 दिन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg पर डे ली। तो दोस्तों, इस समय कोविड का पैनिक फैला हुआ है। 3.5 से 4 लाख केस पर डे आ रहे हैं और लोग घबराए हुए हैं। जब मैं बीमार था तब भी मेरे पास रोज ही फोन आते थे और जिन लोगों को मैंने कंसल्ट किया सभी रिकवर कर गए। दिल्ली में मेरे 2 दोस्त हैं, वो पूरा परिवार उनको कोविड था और वो रिकवर कर गए। गांव में मेरे एक मित्र हैं, उन्हें सर्दी जुकाम ये सब परेशानियां थी और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मैंने उन्हें ये सलाह दी कि वो प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेट के गहरी गहरी सांस लें और इनहेलर यूज किया और इससे ही वो ठीक हो गए, रिकवर कर गए। तो आपको किसी भी तरह का बुखार हो, सर्दी है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। इवन आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी आ जाता है तब भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। घबरा जाने से स्ट्रेस होगा, आपको स्ट्रेस होगा तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, जिससे आपको स्टेरॉइड सीक्रेट होगा और तमाम तरह की बिना वजह की परेशानी आपको हो सकती है। अभी हमने एक हेल्पलाइन भी जारी की है, तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है। तो मैं बात करूंगा या मेरे साथी डॉक्टर हैं वो आपको निःशुल्क सलाह दे सकते हैं अगर किसी भी तरह की आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत हो तो। नमस्कार।